सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे मैं आपके लिए लगातार डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर्स लेकर के आ रहा हूं मैथ के, और यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। दो मॉडल पेपर किया आपने, दोनों पेपर आपको अच्छे लगे, एक पेपर आपको टफ लगा है, लेकिन टफ पेपर भी तो आ सकता है आपका, इसीलिए मैंने टफ सेट किया था उसको कि थोड़े प्रश्न आपको कठिन भी देखने को मिले। ठीक है, कठिन थे प्रश्न लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, चीजें अच्छे से समझ में आई हैं। तो अगर वैसा प्रश्न आता भी है तो आप इजीली, अब आप उस स्थिति में हो कि टफ प्रश्न भी आएगा तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, एक ही घंटे का समय है, अब उसमें आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, पूरे 25 में 25 करके ही आना है। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा मॉडल पेपर 3 है, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए तुरंत अपने सभी दोस्तों में, ग्रुपों में, ताकि सभी लोग को पता चल जाए मॉडल पेपर 3 भी आ चुका है। और ये तीनों मॉडल पेपर सभी लोग करके जाइएगा, जिसने पहले दो नहीं किए वो कर लेगा, और ये आपका तीसरा। सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैथ के सामने का लिंक क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मैथ की सभी क्लासेस, पूरा राजन सीरीज मैंने सॉल्व कराया है, पूरा पवन सीरीज, ये दोनों सॉल्व कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर। तो इस तरीके से चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न क्या एक है, एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय कौन सा होता है? वह समुच्चय जिसमें एक पद होता है, मात्र एक पद जिसमें होता है वो हमारा एकल समुच्चय होता है। अब देखिए इस समुच्चय में दो पद हैं, यहाँ भी दो पद हैं, यहाँ तीन पद है, यहाँ एक पद है। अगर यही कंफ्यूज करना होता तो आपको एक जगह फाई देता, एक जगह फाई में ये ब्रैकेट में देता है। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में फाई दिया गया है, और फाई का मतलब आप लोग जानते हैं, अगर फाई केवल ऐसे लिखा रहे तो इसका मतलब होता है नल सेट, लेकिन इसी फाई को अगर हमने ब्रैकेट में डाल दिया तो ये हो गया एक ऐसा समुच्चय जिसका एक एलिमेंट फाई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एकल समुच्चय हो जाएगा। ये एक अवयव क्या है? फाई है, और इसमें एक ही अवयव है, एक ही एलिमेंट है, इसीलिए ये एकल समुच्चय हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 2 है, 35 को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। देखिए पिछले मॉडल पेपर में कितने आसानी से हमने जो बटे में अनुपात दिया था वो प्रश्न किया था। जिसने नहीं किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको करिएगा। अब देखिए 35 को 3:4 में, तो यहाँ पे सबसे पहले अनुपाती योग आप निकाल लीजिए। अनुपाती योग कितना हो जाएगा? ये 3 और 4 को जोड़ लेंगे, 3 धन 4 कितना आ जाएगा? 7। अब अगर आपको 35 को दो भागों में बांटना है इस तरीके से 3:4 में, तो अनुपाती योग 7 हो गया। अब पहला भाग क्या हो जाएगा? पहला भाग ये हो जाएगा, देखिए 3 है, 3 और बटे में क्या अनुपाती योग आएगा, और गुणे में क्या हो जाएगा? ये संख्या जिसको बांटना है। ठीक है, 3/7 35 का, 7 × 5 = 35 और 3 × 5 = 15। पहला भाग 15 हो जाएगा, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरा भाग यहीं से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 3:4 है, तो 4 बटे अनुपातिक योग 7 और गुणे संख्या जिसको भाग में बांटना है, 7 × 5 = 15, 4 × 5 = 20। पहला भाग 15, दूसरा भाग 20। यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है 15 और 20। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से अगर भी आपको नहीं निकालने आता है तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आप सीधे रखिएगा 14/21। अब देखिए 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये 2:3 है, और ये 12/13 है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये 12/13 ही रह जाएगा। ये 15/20 है, 5 से ऊपर नीचे काटेंगे 3/4, यानी कि ये 3:4 है। और ये 16:19, तो ये 16:19 ही रहेगा। ये 3:4 आपको वैसे भी मिल जाएगा, अगर आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट तुरंत देखते ही निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि ये बहुविकल्पी में ही आए, अतिलघुत्री में आएगा तो आपको लिख के करना पड़ेगा, जैसे लिख के मैंने बताया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 3 है, 4 के घाते 0 गुणे 4 के घाते 1 गुणे 4 के घाते 2
तो आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 0 धन 1 धन 2, ये कितना हो जाएगा 4 के घाते 3, जो कि होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब 4 के घाते 0 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि 0 का मान लेते हैं अगर गुणा होता है, जैसे यहाँ पे घातें जुड़ती हैं, कुछ लोग अगर गलती से गुणा करने लगेंगे तो मान 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब आधार समान हो, गुणा हो, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इस तरीके से ये उत्तर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी 64। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 4 है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है और 10 होता है। ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं हैं। तो योग करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऐसे आप जोड़ते जाइए, एक फॉर्मूला होता है अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। तो यहाँ पे प्रथम 10 का हमको चाहिए तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, और 10 गुणे 10 धन 1 11 और बटे 2 से काटिए तो 5 और 5 का गुणा 11 में तो 55। योग कितना आ गया, 55। इनको जोड़ेंगे तो भी आपको 55 मिल जाएगा, और 55 बटे कितनी संख्याएं हैं, 10 से भाग होगा तो एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, 5.5, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जोड़ के देख लीजिएगा ऐसे भी, और ये फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 10 प्राकृतिक संख्याओं का दिया था, मान लीजिए यही 50 प्राकृतिक संख्या बोल दे, तब तो आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इजी था, थोड़ा टाइम दे करके आप जोड़ करके कर सकते थे, लेकिन अगर और बड़ी संख्या दे देगा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है, 12a टू द पावर 8 इंटू b टू द पावर 8 बाई -6 a के घाते 6 गुणे b के घाते 4 का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको एक कांस्टेंट दिख रहा है, फिर वेरिएबल के घात में कुछ दिख रहा है, फिर वेरिएबल के घात में कुछ दिख रहा है, और सब कुछ गुणे में है, और नीचे भी इसी प्रकार लिखा गया है, सब कुछ गुणे में है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, जो चीजें आपस में कट जाएं उनको काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए, देखिए 12 a के घाते 8 और b के घाते 8, और सबको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब देखिए 12 के बटे ऋण 6 लिख दीजिए, a के बटे a के घाते 6 लिख दीजिए, और b के बटे b के घाते 4 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि सब गुणे में है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ये 2 और ये 1, और यहाँ माइनस बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बटे -1 या -2 हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि आधार जब समान होता है तो जो बटे वाला पद अगर ऊपर जा रहा तो घाते घट जाती हैं। कहीं पे अगर लिखा है a के घाते m बटे a के घाते n, तो इसको लिखा जा सकता है a के घाते m माइनस n। इस सूत्र से हम ये लिख देंगे a के घाते 8 माइनस 6 यानी कि 2, और यहाँ पे आ जाएगा b के घाते 8 माइनस 4 यानी कि 4। अब देखिए वैल्यू कितनी आ गई, -2 a टू द पावर 2 और b टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा नजदीक है लेकिन गलत है, ये भी गलत है, शून्य भी गलत है। तो यहाँ पे जो नहीं ध्यान देगा इसको सही लगा देगा, लेकिन सही ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन सही दिया ही नहीं हुआ है। ये आपका सही उत्तर होगा, -2 a टू द पावर 2 b के पावर 4। ठीक, अब बहुविकल्पी प्रश्न आपके समाप्त हो गए। इसके बाद देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 6 है, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। अब 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, अब आपको पता है जब भी अनुपात लेना होता है तो समान राशियों का लिया जाता है, या तो इसको मिनट में ही बना लीजिए पूरे को, या फिर पूरा घंटे में ही बना लीजिए। तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 60, 2 घंटे है, और धन
15 मिनट और हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा 120 और 15 135 मिनट। और इसके बाद इसका अनुपात किससे लेना है 45 मिनट से, तो 135 मिनट बटे 45 मिनट, तो 45 से काटेंगे ऊपर नीचे, ये 3 बार में 1 बार में, यानी कि 3/1, या इसी को लिख सकते हैं बटे को अनुपात के रूप में 3:1। ये उत्तर आ जाएगा आपका 3:1 का अनुपात होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 7 है, P, Q के सभी संभव उप समुच्चय लिखिए। कोई समुच्चय आपको दिया हो, उसका उप समुच्चय पूछ रहा हो, तो या फिर उप समुच्चय की संख्याएं पूछ रहा है। अब जैसे कोई समुच्चय दिया हो जिसमें n पद हो, तो उसमें जो उप समुच्चयों की संख्या होगी, उप समुच्चय की संख्या अगर हम लिखना चाहें, उप समुच्चय की संख्या बराबर होता है 2 की घाते n। किसी समुच्चय जिसमें n पद हैं, उसके जो उप समुच्चयों की संख्या होती है वह 2 की घाते n होती है। अब यहाँ पे देखिए कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 4 उप समुच्चय बनेगा। ठीक, ये आपके खुद के जानने के बारे में हो गया। यहाँ ये पूछ नहीं रहा, यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि सभी संभव उप समुच्चय लिखिए, क्या क्या हो सकता है। तो सभी समुच्चय का एक उप समुच्चय 5 होता है। ठीक है, 5 मतलब नल सेट, मतलब कोई एलिमेंट नहीं। अब इसके बाद देखिए मान लेते हैं एक एक पद का समुच्चय बनता है, तो P बन सकता है, Q बन सकता है, और ये खुद 2 पद का जो ये समुच्चय है, खुद ये अपना उप समुच्चय भी होगा। तो यहाँ पे ये 4 समुच्चय आपको बनते हुए, उप समुच्चय बनते हुए इसके दिख रहे हैं। तो ये चारों हो जाएंगे, यही चारों आपको लिख देना है, यही आपका सही उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, 14 माइनस 5x x स्क्वायर, यानी कि ये क्या लिखा है -x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14। ठीक, ये लिखा हुआ है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में होता है आपका एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 है। अब यहाँ a की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू कितनी है 14। अब a इंटू सी हम लोग निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा -1 गुणे 14 -14 आ जाएगा। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -5। अब b की वैल्यू जब -5 है, तो यहाँ पे इसी b को हमको 2 पदों में तोड़ना होता है, यही बीच वाला पद 2 पद में तोड़ते हैं हम लोग, और 2 पदों में जिन 2 पदों में तोड़ेंगे उनका गुणा -14 आना चाहिए और जोड़ -5 के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -7 और धन 2, -7 गुणे 2 होगा तो -14 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। यानी कि अब इसको -5x को हम क्या लिख सकते हैं -7x धन 2x धन 14, ये हो जाएगा। और ये जो है ये हम अपना अलग रफ वर्क करते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, वो हम बस ये समझने के लिए लिखते हैं कि किन 2 पदों में तोड़ना है। अब इसके बाद देखिए -x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 7, और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन मिल रहा है x प्लस 7, दोनों जगह x प्लस 7 है, तो इस x प्लस 7 को हम बाहर निकाल लेंगे दोनों जगह से, और यहाँ बचा हुआ है -x और यहाँ पे बचा है +2, ये हो गया। तो यही गुणनखंड हो जाएगा, और इसको एक तरीके से और आप लिख सकते हैं x प्लस 7 और 2 माइनस x, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ एक सारणी आपको दी गई है, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। देखिए सारणी में क्या दिया है, चर का मान दिया है, कोई आंकड़े हैं जिसमें जो चर के मान है वह यह है, और उसकी आवृत्ति बारंबारता दी गई है कि वह कितनी बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 4 बार, 7 3 बार, 9 5 बार, 11 17 बार, 13 23 बार, 15 12 बार, 17 13 बार, 9 3 बार। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन आया है, किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है,
वही हमारा बहुलक होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 23 है। और ये किसकी बारंबारता है? 13 की। तो बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा 13। बहुलक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 13 की, आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 13 की बारंबारता सबसे अधिक 23 है, इस वजह से बहुलक 13 होगा, ना कि 23। गलती से भी 23 मत लिखिएगा, 23 आवृत्ति है। 23 एक तो आप गिनती है अपने आप में, ठीक है, गिनती आप गिन रहे हो कि कितनी बार आया है, और ये चर का मान है, ये अपने आप में वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित संख्याओं को मूलों के रूप में व्यक्त करिए। मूलों के रूप में मतलब क्या? कि करणी के, जैसे वर्गमूल, घनमूल, तो वही मूल आपको बोला कि मूलों के रूप में व्यक्त करिए। तो देखिए यहां संख्या जो है हमारी भिन्न के रूप में है 6/17 और उसके घात में है 1/9। अब इसी 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से करणी लिखिए, और करणी की घात जो यहाँ बटे में है वो यहाँ पे आ जाता है 9, ठीक। तो 1/9 को हमने इस तरीके से दर्शा दिया, और उसके अंदर संख्या ज्यों का त्यों लिख दीजिए 6/17, ठीक। अब इसके बाद इसी तरीके से दूसरा वाले, इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा, देखिए 61/325 के घाते 1/17 है। अब 1/17 ये कहाँ आएगा? ये करणी की घात बन जाएगा, और यहां पे लिखा जाएगा 61/325, ठीक है। अब जैसे वर्गमूल जब आप लिखते हैं तो ये नॉर्मल इस तरीके से लिख देते हैं, और घनमूल जब लेते हैं तो यहाँ 3 लिखते हैं, यही करणी की घात होती है। यहाँ जब नहीं लिखा होता तो उसका मतलब होता है 2। तो 2, 3, 9 और 17, ये तो इन सबसे तो आप फेमिलियर हो ही, घनमूल और वर्गमूल आप देखते ही हैं। अब इसी तरीके से ये दर्शाने की बात है, इसका मतलब क्या होता है? किसी संख्या के घात में 1/2, और इसका मतलब होता है जो भी संख्या उसके घात में 1/3, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपए मिलेगा? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपए मिलेगा? तो यहाँ पे कहीं चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। हिंदी में ही आप चाहे लिखिएगा चाहे इंग्लिश में फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है, जो ब्याज दिया गया है वह 84 रुपए हो रहा है, और जो हमारा मूलधन है वह 350 रुपए है। दर जो है यह हमको निकालना है R, और समय हमारा कितना है? 4 वर्ष का है, और बटे 100। अब देखिए इधर ऊपर 350 है, नीचे 100 है, शून्य से शून्य काट दीजिए, और उसके बाद 4 को 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो 5 बार में। अब इसी को लिख दीजिए 84 बराबर 35 गुणे 2 गुणे R बटे 5। 5 से 35 को काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, और फिर R बराबर अगर लिखना चाहें तो ये 7 गुणे 2 को उधर भेज दीजिए, R बराबर हो जाएगा 34 बटे 7 गुणे 2, यहाँ गुणे में था उधर जाके बटे में हो जाएगा। अब काट दीजिए, 7 के नम 7, 7 दूनी 14, फिर 2 से काटेंगे 12 को तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6%। R का मान कितना आ जाएगा? दर कितनी होगी? 6% की दर होगी। तो 4 साल में ब्याज 350 रुपए का कितना हो जाएगा? 84 रुपए हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके समाप्त हो गए। 11 प्रश्न आपने 11 नंबर के अब तक कर लिए हैं, इसमें देख लीजिए कितना सही किया आपने। अब इसके बाद लघुत्तरीय मतलब थोड़े से लंबे प्रश्न, और हर प्रश्न अब 2 नंबर के होंगे। 7 प्रश्न होंगे, 14 नंबर ये, 11 नंबर इसके पहले, टोटल 25 नंबर का प्रश्न आपको करना है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न संख्या
12 संख्याओं 5, 9, 17 और 27 की प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें कि ये संख्या समानुपात में हो जाए। अब बोल रहा है कि ये 4 संख्याएं दिया हुआ है, इस चारों में कौन सी हम संख्या ऐसी जोड़ दें कि ये चारों संख्याएं समानुपात में हो जाएं और वही सेम संख्या सब में जुड़ेगी, ये बोल रहा है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना x जो है वह सब में जुड़ जाएगा। माना x जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। ठीक, माना x जोड़ने पे संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी, तो x जोड़ने के बाद संख्या क्या होगी, 5 धन x होगी, 9 धन x होगी और 17 धन x होगी और 27 धन x होगी। ये क्रम में ही लिखिएगा, बहुत जरूरी है क्रम। क्यों कि अब ये जब 4 संख्याएं समानुपात में होंगी, तो समानुपात में जब होंगी तो इनको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 5 धन x अनुपाते 9 धन x और समानुपाते 17 धन x अनुपाते 27 धन x। ठीक है, जब संख्याएं समानुपात में होंगी तो इस तरीके से लिखी जाएंगी, पहले संख्या का अनुपात दूसरी संख्या और बीच में समानुपात का चिन्ह, फिर यहाँ पे पहली संख्या अनुपाते ये दूसरी संख्या। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। अब जब संख्याएं समानुपात में हैं तो क्या होगा कि ये और जो बाह्य पदों का गुणा होगा वह बराबर होगा मध्य पदों के गुणा के। तो फॉर्मूला यही होता है कि समानुपात में होने का कैटेगरी क्या है, समानुपात में होने का इनका शर्त क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। तो उस शर्त को इनको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि 5 धन x, अब ब्रैकेट लगाइएगा, 5 धन x गुणे 27 धन x ये बराबर होना चाहिए 9 धन x गुणे 17 धन x। अब देखिए दो पद हैं और आपस में गुणा हो रहा है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब जब ब्रैकेट यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो देखिए गुणा किस प्रकार से होगा, इस 5 का गुणा इस पूरे पद में होगा, फिर धन x का गुणा इन दोनों पदों में होगा। तो इसको लिखिए 5 गुणे 27 धन x और धन x गुणे 27 धन x। ठीक है, एक बार देखिए 5 का गुणा पूरे इन दोनों पदों में हुआ, फिर धन x का गुणा इन दोनों पदों में हुआ और बराबर इसी तरह इधर 9 का गुणा होगा 17 धन x में और फिर धन x का गुणा होगा 17 धन x में। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब गुणा कर लीजिए तो देखिए 5 सत्ते 5 का गुणा 27 में होगा, फिर धन x में होगा, तो 5 सत्ते 35 के 5 और हासिल लगा 3 और 5 दूनी 10 3 13 135 हो जाएगा। 5 का गुणा 27 में होगा और ये 5 का गुणा x में तो ये हो जाएगा 5x, फिर धन x का गुणा 27 में तो 27x और ये x का गुणा x में तो x स्क्वायर और बराबर इसी तरीके से 9 का गुणा 17 में करेंगे, 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9 और 6 ये हो जाएगा 15, 153, 17 नवा 153 आ जाएगा और ये हो गया 9x और धन ये हो जाएगा 17x और धन x का गुणा x में तो x स्क्वायर। ये यहां तक आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए जितने चर वाले पद हैं उनको एक तरफ करिए, जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ ले आइए। ठीक, तो यहां पे देखिए पहले जोड़ लीजिए, मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 135 धन जो x और x वाले जो समान पद हैं उनको जोड़ लीजिए, 5x और 27x जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x और धन x स्क्वायर और बराबर यहां क्या लिखेंगे 153 धन 9x और 17x कितना हो जाएगा 26x और प्लस x स्क्वायर। अब यहां इसको उतना लिख सकते हैं, ये समझ पा रहे होंगे आप, इसको हम लोग उतना लिख सकते हैं, बस यहाँ पे ये दोनों x वाले पद जुड़ गए हैं और यहाँ पे ये दोनों x वाले पद जुड़ गए। अब इसके बाद देखिएगा
ये जितने x वाले पद हैं उसको उधर भेज दीजिए, या ये x वाले पद आप इधर ले आइए। देखिए 32x धन x स्क्वायर माइनस प्लस 26x है, इधर आके माइनस 26x हो जाएगा, उधर प्लस x स्क्वायर है, इधर आके माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। और ये 153 है माइनस 135, 135 इधर धनात्मक था, उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, और 32x में से 26x घटेगा तो 6x बचेगा, और ये 153 में से 135 घटाएंगे तो 18 मिल जाएगा आपको। अब x बराबर 18/6 यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई। यानी कि इन सभी संख्याओं में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। देखिए प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें, यही आपसे पूछ रहा था, तो उत्तर हो जाएगा 3। इस तरीके से इसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, जबकि ब्याज जो है वह छमाही दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चक्रवृद्धि ब्याज का तो प्रश्न है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आपने देखा कि छमाही जो ब्याज है वह हर छमाही दिया जाता है। और यहाँ पे आपको देखिए 10% वार्षिक दर दी गई है और 2 वर्ष का समय दिया है। तो जब भी छमाही या तिमाही शब्द आप देखेंगे इस तरीके से प्रश्न में, तो 2 चीजों में परिवर्तन हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे दर की वैल्यू दी रहती है वह वार्षिक दी रहती है, और यहाँ पे जो समय दिया रहता है वह वर्ष में दिया रहता है। लेकिन जब छमाही हो जाता है तो हमको जो संख्या है वह छमाही में कन्वर्ट करना पड़ता है, और दर जो है उसको भी हमको छमाही में लाना पड़ता है। तो अब देखिए दर कितना हो जाएगा, दर पहले था 10% वार्षिक, ठीक, ये वार्षिक दर था। अब नया जो दर हो जाएगा वह हो जाएगा 10/2। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो 2 से भाग चला जाएगा और ये हो जाएगा 5% नया दर हो जाएगा। ठीक, ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए समय का क्या होगा, समय जो है वह 2 वर्ष का है, ठीक, और 2 वर्ष में कितना छमाही होगा, एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, जो हमारा समय लिया जाएगा वह लिया जाएगा 4 छमाही। ठीक है, यही वैल्यू हम पुट करेंगे, 4 छमाही और 5%। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम मिश्र धन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा A = P1 + R/100 to the power T। ये आपका मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 धन दर बटे 100 के घाते समय, यही फॉर्मूला होता है आपका मिश्र धन का। अब मिश्र धन निकाल लेते हैं, तो A बराबर हो जाएगा P कितना है 8,000 रुपए, 1 + R कितना है 5 है, दर 5 हो गई है बटे 100, और समय कितना हो गया है 4 छमाही, तो 4 लिख दिया। अब यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 8,000, और यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। अब हर समान करेंगे तो यहाँ ऊपर अंश 1 में 20 का गुणा होगा, और 20 धन 1 पूरे के बटे 20 हो गया, यहाँ 20 धन 1 आएगा, 20 धन 1 यानी कि 21/20, 21/20 के घाते 4 होगा, ये हो जाएगा 21/20 के घाते 4। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 8,000 गुणे 21/20 का 4 बार गुणा हो जाएगा, 21/20 का 4 बार गुणा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 शून्य यहाँ पे आप आसानी से नीचे और ऊपर वाले तीनों शून्य को काट सकते हैं। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आता है, तो इन 3 2 से ये 8 कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या यहाँ पे,
यहाँ पे बचा है a बराबर, देखिए 8 कट गया, ऊपर 21 का 4 बार गुणा है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 गुणे 21 आपको पता है 441 होता है, तो ये कर लीजिएगा बटे 20। यही आपको सॉल्व करना है, आपको मिश्र धन का मान मिल जाएगा। देखिए 21 गुणे 21 441 और गुणे 441 बटे 20। अब 441 गुणे 441 निकाल लीजिए, यहाँ पे गुणा करके ये आपको निकालना होगा। देखिए 1 4 4 1 का गुणा होगा। अब देखिए 4 4 चौक 16 हासिल लगा 1 और 4 चौक 16 1 17, फिर यही वैल्यू फिर आ जाएगी 4 6 7 और 1, क्योंकि फिर 4 से गुणा होगा उसी संख्या में, तो उत्तर तो वही आएगा 1 8 और ये 10 14 और हासिल लगा 1 और ये 13 1 14 हासिल लगा 1, ये 8 1 9 और ये 1। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपका 1,94,481। तो ये हो जाएगा 1,94,481 बटे 20। अब 20 से भाग करेंगे तो पहले तो इस शून्य, अगर शून्य हम हटाना चाहें, शून्य से भाग करेंगे तो एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 19 44 81 को नहीं लिख करके दशमलव एक स्थान पे लगा दीजिए और नीचे का 0 हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ 10 से भाग हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये 10 से इसको काटेंगे 20 को तो 2 बार में कटेगा, और यहाँ 10 से भाग देंगे तो एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा। अब इसके बाद देखिए फिर 2 से इसको काटते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा, देखिए वैल्यू आ जाएगा 2 9 18, ठीक, 2 9 18 हासिल, यहाँ पे 1 बच गया, ये 14 7 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर देखिए दशमलव लगा दीजिए। 1 क्या है, 1 अब आपका 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0, और उसके बाद फिर ये बन जाएगा 10, जब 0 हमने बढ़ा दिया तो 5 बार जाएगा। तो ये वैल्यू हमको मिल गया 9724.05, ये मान मिल गया हमको, यानी कि ये हमारा मिश्रधन कितना आ गया 9724। अब इसमें मूलधन कितना है 8000 रुपए, और तब इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा इस 9724.05 में से 8000 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1724.05, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, यही ब्याज आपसे पूछ रहा था छमाही के हिसाब से कितना आएगा 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपए का, तो आ गया आपका 1724.05। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए पद दिए हुए हैं और उनकी बारंबारता दी गई है और माध्यिका आपको निकालना है। ऐसे केस में मैंने आपको बताया है कि एक नई सारणी हम बना लेते हैं, पद और बारंबारता तो रहेगा ही, साथ ही साथ संचयी बारंबारता भी हमको लिखना होता है, तो वो लिख लीजिए। देखिए पद और बारंबारता और संचयी बारंबारता, ये आपका एक कॉलम और आ जाएगा। देखिए पद कितना है, ये 3 एक संख्या है जिसकी बारंबारता कितनी है 2 है। अब संचयी बारंबारता में क्या लिखेंगे, 3 एक पद आया जो 2 बार आया, इससे पहले कोई पद आया है नहीं, अब 2 पद 3 के आ रहे हैं तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखिए 4 के कितने पद हैं, 5 पद, 4 5 बार आ रहा है, और इससे पहले 3 के 2 पद आ चुके हैं, मतलब कि 2 संख्याएं इससे पहले आ चुकी हैं और 5 संख्या अब आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। एक तरीके से संचयी बारंबारता क्या है कि अब तक कितने आंकड़े आ चुके हैं, कितनी संख्याएं आ चुकी हैं, उसकी गिनती करता है संचयी बारंबारता। इसी तरीके से अब 6 देखिए आएगा, 6 की बारंबारता कितनी है, 4 है, तो 7 4 11 संख्याएं आ गई अब तक। अब इसके बाद 8 5 बार आ रहा है और 11 संख्याएं पहले आ चुकी हैं और 5 संख्याएं और आ रही हैं 8 की, तो ये हो जाएगा 11 और 5 16,
इसके बाद देखिए 12 का 3 पद और आ रहा है, 16 संख्याएं पहले, 16 आंकड़े पहले आ चुके हैं, 3 आंकड़े और आ रहे हैं 12 के, तो ये कितना हो जाएगा 19। यानी कि टोटल यहाँ बारंबारता का भी आप करोगे तो 19 आंकड़े आपको कुल मिल जाएंगे। ये बारंबारता कुल कितने आंकड़े हैं, 3 के 2, 4 के 5, इस तरीके से जोड़ोगे तो 19 आंकड़े आपको दिए हुए हैं। अब जो n की संख्या है, जो कुल आंकड़े दिए गए हैं वह कितने हैं, कुल बारंबारता का योग कितना है, वो है 19, जो कि एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वह विषम वाला लगेगा। माध्यिका का 2 फॉर्मूला लगता है, अगर सम यहां आता n तो अलग फॉर्मूला लगता है, अब विषम आया है तो अलग फॉर्मूला लगेगा। यानी कि ये हो जाएगा n+1/2 वे पद का मान। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 19, 19 धन 1 यानी कि 20/2, 20/2 कितना आ जाएगा 10 वे पद का मान, 10वें पद का मान। अब मान लेते हैं आपने ये सारणी नहीं बनाई होती, ये जो 3 कॉलम का हम बनाए हैं, और डायरेक्ट आप बारंबारता को जोड़ते 19 पद आता, 19 पद से माध्यिका का फॉर्मूला निकालते आप। अब 10वां पद आप इस सारणी में कहां देखोगे आप बताओ, तो इसी वजह से संचयी बारंबारता का सारणी हम लोग बनाते हैं। अब यहां पे आप देख पाओगे, देखिए 3 के 2 पद आए हैं, 3 वाले 2 पद आए, फिर उसके बाद 4 वाले 5 पद आए, तो 7 पद आ चुके हैं। फिर 7 के बाद जो 8वां पद आया वह 6 का आया, ठीक, और 6 के कितने पद हैं, 4 पद हैं, यानी कि 8 से लेकर के 11, यहां पे 8, 9, 10 और 11, ये जो 4 पद हैं वह किसके हैं, 6 के, तो 10वें पद का मान क्या होगा, 6 होगा। तो माध्यिका हमारी कितनी हो जाएगी, 6, माध्यिका की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इस तरीके से आसानी से अब आप यहां समझ गए कि माध्यिका इस तरीके से अगर सारणी दिया हो तो किस तरीके से निकालेंगे। उम्मीद है कि आप ज्यादातर लोग सही कर पा रहे होंगे, कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15 है, एक बेलनाकार बर्तन में 2160 घन सेमी पानी आता है, यदि उसके आधार का व्यास 24 सेमी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन है, आपने घरों में देखा होगा टंकी में ज्यादातर घरों में क्या रखा जाता है, आटा और चावल रखा जाता है, इस तरीके की टंकी। अब ये मान लीजिए कि इसी तरीके की टंकी आपकी आती है पानी की भी, ठीक है, जो गैलन आता है, तो उसी तरीके से मान लीजिए कि ये खाली एक टंकी है आपकी बेलनाकार, जिसमें क्या है 2160 घन सेमी पानी है, ठीक, और उसके आधार का जो व्यास है वह 24 सेंटीमीटर है। ये पूरा व्यास जो है वह 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या जो हो जाएगा इस व्यास का आधा, r बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। r की वैल्यू आपको मिल गई कितना, 12 सेंटीमीटर। और आपसे क्या बोल रहा है कि इस बेलनाकार बर्तन में 2160 घन सेमी पानी आता है। इसका मतलब क्या है कि इस बेलन की धारिता कितनी है, 2160 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब घन सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, घन सेंटीमीटर में आपको पता है आयतन आता है, धारिता भी घन सेंटीमीटर में आता है। और ये आपका बता क्या रहा है, बताना क्या चाह रहा है, इतना पानी आता है, इसका मतलब क्या है कि इस बर्तन का आयतन ही इतना है, इस बर्तन में इतना पानी आता है। अब कोई इस तरीके से टंकी जो आती है आपकी वो 20 लीटर की होती है जनरली, जो पानी वाली आती है, तो आपको पता है कि उसमें 20 लीटर ही पानी आएगा और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 लीटर। लीटर भी क्या होता है, वॉल्यूम। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2160, तो यहां से लिख सकते हैं v बराबर 2160। और आपको निकालना क्या है, ऊंचाई। अब v का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बराबर आपको मान दिया गया है 2160, और यहां पे आपको पाई रख लीजिए 22/7 और गुणे आर की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 का 2 बार गुणा, और एच जो है हमको बेलन की ऊंचाई निकालना है 2160, ये आपका वॉल्यूम का मान है। अब एच बराबर अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं 2160
और यहाँ 7 बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा अंश में, और बाकी चीजें इधर गुणे में थी तो उधर जाएंगी, हर में हो जाएंगी। तो हो जाएगा 22 गुणे 12 गुणे 12। अब देखिए 22 से तो ये कटेगा नहीं, 12 से चेक कर लेते हैं। 12 का नम 12, 9 और 96 कट जाएगा। तो 12 एक नम 12, 9 और 12 अट्ठे 96, तो 18 बार में 216 कट जा रहा है, पूरा काट देंगे तो 180 बार में कट जाएगा। अब इसको लिखिए तो लिख सकते हैं h बराबर 180 गुणे 7 बटे, ये देखिए 22 गुणे 12 बचा हुआ है, 22 गुणे 12। अब देखिए 12 से फिर कट जाएगा 180 कितने बार में, 15 बार में। 12 का नंबर 12 और 6 बचा और 0, 12 25 60। तो ये हो गया h बराबर 15 गुणे 7 बटे 22। h का मान कितना आ जाएगा 7, 15 सत्ते 105, 105 बटे 22। अब या तो यहीं पे छोड़ दीजिए या फिर इसको भाग दे करके आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 22 का आप भाग करोगे, 22 चौक 88 होता है और 25 110 हो जाएगा, जो कि 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। तो 4 बार ले गए, इसके बाद दशमलव लगाया, 4 बार ले जाने के बाद 88 के बाद बचा कितना, 12 5 17 बच गया, और दशमलव लगाएंगे 17 में भाग जाएगा नहीं तो 170 हो जाएगा। 170 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 20 होता है यहीं पे, तो 20 अट्ठे 160 तक जाता, लेकिन 22 है तो सत्ते जाएगा, 20 सत्ते कितना होता है 140, और 2 2 हर में बढ़ रहा है, 14 और बढ़ जाएगा 154, 154 बार चला जाएगा। बच कितना जाएगा 170 में 16 बच जाएगा, फिर 16 160 में कितनी बार भाग जाएगा, 160 में फिर 7 बार चला जाएगा, 4.77। और ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो यही आपका सेंटीमीटर में उत्तर भी आ जाएगा। बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी वह 4.77 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बेलन का आयतन एक तरीके से दिया गया था, आयतन से आपने, और त्रिज्या दी गई थी, ऊंचाई आपने निकाल लिया, बहुत ही आसान है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, समान ऊंचाई वाले और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। अब क्या बोल रहा है, 2 आकृतियों की बात यहाँ पे की जा रही है, बेलन और शंकु की। देखिए समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा, ये बोल रहा है। अब देखिए ये आपका होता है इस प्रकार से शंकु, ये होता है आपका शंकु, और इतना ही बोल रहा है कि इतना ही आधार लेकर के और इतनी ही ऊंचाई लेकर के एक आपका क्या है बेलन है, ये लंबवृत्तीय बेलन है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि उतना ही आधार, ये देखिए आधार भी थोड़ा सा चौड़ा बन गया है। देखिए जो आधार नीचे जो वृत्त है उसका भी साइज बराबर है, और जो ऊंचाई h है, ये ऊंचाई h जो है वो भी बराबर है। ठीक है, तो r और h जो है वह दोनों में समान है। इसकी ऊंचाई जो है ये h है, और इसकी भी जो ऊंचाई है वो h है, और इसकी जो त्रिज्या है वो भी r है, और इसकी जो त्रिज्या है वो भी r है। ठीक, अब बोल रहा है कि शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा, यानी कि शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, इसमें क्या अनुपात होगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, तो आप लिखिएगा शंकु का आयतन और बटे बेलन का आयतन, यही आप निकाल लीजिएगा, आपको अनुपात मिल जाएगा। अब देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, बचेगा कितना 1/3/1, तो इसको फिर कितना लिख देंगे 1/3 इसको लिखा जाएगा, और 1/3 ये बटा हमको मिल गया, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:3, 1:3 का अनुपात आ जाएगा। और ये हम पहले से जानते हैं
कि जो बेलन का अनुपात होता है वह शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, इसीलिए अनुपात भी आया है। जो शंकु का आयतन है अगर वह 1 रहेगा तो बेलन का आयतन क्या होगा, 3 होगा। तो बिल्कुल सही हमारा उत्तर आया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है 25 गुणे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 49 गुणे a माइनस बी का होल स्क्वायर गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है, मतलब कि ये जो दो पद आपस में घटाने के रूप में है उसको हमको गुणे के रूप में बनाना है। और ये देखिए यहाँ पे 25 का गुणा है, यहाँ पे 49 का गुणा है, और दोनों ही संख्याएं क्या है, आप देखिए कि ये दोनों ही संख्याएं क्या होती हैं, एक संख्या की पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये एक संख्या की वर्ग होती हैं। तो इसको 25 को लिख दीजिए 5 का स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर है ही, और इसको लिख दीजिए 7 का स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ही। अब इसके बाद इसको कितना लिख सकते हैं, इसको चाहे तो ये 5 गुणे a प्लस बी। अब देखिए यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, और दोनों का आपस में गुणा है, तो हम पूरे के स्क्वायर यहां लगा सकते हैं। ठीक है, पूरे के स्क्वायर लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहां भी 7 और a माइनस बी और पूरे का स्क्वायर यहां पे लगा सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक स्क्वायर है और माइनस यहां पे एक स्क्वायर में संख्या है। ये आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी तरीके से तो होता है, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हमारी सर्वसमीका होती है। जहां भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे वहां पे आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, यहाँ पे a की जगह है 5 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पे अब लिख दीजिए आप a की जगह 5a प्लस बी और फिर प्लस b की जगह कितना है प्लस 7 इंटू a माइनस बी। ये लिखा गया एक ब्रैकेट में। अब इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी। ए की जगह कितना है 5 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी, और b की जगह कितना है, b की जगह है 7 इंटू a माइनस बी, और माइनस रहेगा तो माइनस 7 a माइनस बी। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 का गुणा होगा a प्लस बी में, तो हो जाएगा 5a प्लस 5b। फिर 7 का गुणा होगा तो होगा 7a माइनस 7b। इसी तरीके से यहां गुणा कर लीजिए तो होगा 5a प्लस 5b और माइनस 7a प्लस 7b, माइनस माइनस का गुणा प्लस। इसके बाद देखिए 5a और 7a ये हो जाएगा 12a, और 5b यहां जो प्लस में है और यहां माइनस 7b है, तो माइनस 2b यहां नेगेटिव में बच जाएगा। इसके बाद देखिए ये 5a और माइनस 7a, तो माइनस 2a बच जाएगा, और 5b प्लस 7b ये हो जाएगा 12b। ठीक, अब दो पदों के गुणे के रूप में आप देख रहे हैं कि आ गया है गुणनखंड, ये हमारा हो गया है लगभग। लेकिन अभी देखिए आप यहाँ पे कि ये 12 है, ये माइनस 2 है। अभी यहाँ 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा 6a माइनस बी, और यहां भी 2 आपका कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, यहां भी 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस a प्लस 6b। ठीक है, अब इसके बाद इसको कितना लिख सकते हैं, इसी को कितना लिख सकते हैं, इसी को चाहे तो 2 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 4, और एक ब्रैकेट में है 6a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस a प्लस 6b। इसको कितना लिख सकते हैं 6b माइनस a, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 4 इंटू 6 माइनस b इंटू 6b माइनस a, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। और ये आसानी से आप कर पा रहे होगे, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 पद घटाने के रूप में दिया गया था और दोनों का ही हमने स्क्वायर के रूप में इस तरीके से बना लिया। इसके बाद हमने सर्वसमीका लगा दिया, सर्वसमीका के आधार पे हम सॉल्व करते गए तो हमको ये गुणनखंड मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18 है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ए बी सी 40 अंश है, कोण ए
बी सी, ये वाला कोण आपको कितना दिया है 40 अंश, और कोण सी ए बी 80 अंश है। कोण सी ए बी यानी कि ये वाला कोण सी ए बी 80 अंश है, तो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी ये वाला कोण आपको, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए क्या करना होगा। आपको यहाँ पे एक वृत्त दिख रहा है, वृत्त में आपको एक जीवा ए बी दिख रही है, ये एक जीवा ए बी दिख रही है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के द्वारा यहाँ सी बिंदु पे कोण बन रहा है और इसी के द्वारा एक डी बिंदु पे कोण बन रहा है, और ये सी और डी परिधि पे एक ही वृत्त खंड में बने कोण हैं। ये आपको समझ में आ रहा है? तो आप समझ पा रहे होंगे अब कि ये सी और डी का मान जो होगा वह बराबर होगा। ठीक, तो अब डी का मान निकालने के लिए आप सी का मान भी अगर निकालें तो निकल सकता है। तो यहां से लिखिएगा आप त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये देखिए ये दोनों अंतः कोण है त्रिभुज के, और ये तीसरा अंतः कोण है, ये 80 और 40 120 और 180 होता है तीनों कोणों का योग, तो 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश, ये 60 अंश आ गया। यहां से त्रिभुज ए बी सी में कोण सी आपको मिल जाएगा 60 अंश, और आपको पता है कि कोण ए डी बी जो होगा यह बराबर होगा कोण, ये जो हमने निकाला है कोण सी अभी, तो यही कोण ए डी बी का जो मान हो जाएगा, कोण ए डी बी का जो मान हो जाएगा वह 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखते ही, ये फिगर देखते ही आप समझ जाओगे कि इसका मान हम किस तरीके से निकालेंगे। बस आपको सभी नियम, चित्र में वृत्त के सभी नियम आपको पता होने चाहिए, सारे प्रमेय पता होने चाहिए, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, या तो चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा, या फिर एक अब केंद्र पे कोण बन जाएगा और परिधि पे कोण बन जाएगा, यही सारे नियम है। तो आसानी से अब आप पूरी तैयारी आपकी हो गई है कि आप पूरा थर्ड सेमेस्टर का पूरा पेपर 25 में 25 नंबर आप करके ही आओगे। ठीक है, तीनों मॉडल पेपर आपके हो गए, पूरा सिलेबस, पूरा राजन सीरीज, पूरा पवन सीरीज, और पूरे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, ये सारे, और 3 मॉडल पेपर ये, और 6 मॉडल पेपर मैंने पहले भी करा रखे थे। तो ये सारी चीजें आपके लिए, लेकिन इस बार ये 3 नए मॉडल पेपर मैं लेके आया हूं, बिल्कुल सटीक है, ये कर डालिए, इसको एकदम खत्म करिए, पूरा 25 में 25 लेकर के आइए। उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से अपने प्रैक्टिस को अच्छा कर पाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में पूछे जाने हैं उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और इस एग्जाम के बाद 4th सेमेस्टर भी हमने चैनल पे पढ़ाया है, तो 4th सेमेस्टर की तैयारी आप चैनल से करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।